और इसके बाद बात करेंगे खबरों को लेकर। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 24.31% हुआ मतदान। इलेक्शन ब्रेकिंग इस समय की निकलकर सामने आ रही है। अमरोहा में सबसे अधिक 28.45% पड़े वोट। अलीगढ़ में अब तक 24.42% मतदान हुआ है। वहीं बागपत की बात करें तो बागपत में अब तक 22.74% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में अब तक 23.43% मतदान। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में अब तक 24.26% पड़े वोट। गाजियाबाद में वोटों की बात करें तो 23.19% आंकड़ा। वहीं मथुरा में अब तक 23.07% पड़े मतदान। वहीं अब मेरठ की बात करें तो मेरठ में सुबह 11 बजे तक 25.67% जो है वोटिंग हो गई है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों से जिस तरह से मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, 20 से 25% के बीच में मतदान दर्ज किया जा रहा है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस समय की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 24.31% हुआ मतदान। तो वहीं अमरोहा में सबसे अधिक 28.45% पड़े वोट। बात अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ में 24.42% मतदान हुआ है। वहीं बागपत में 22.72% वोटिंग हुई है। लगातार आपको हम वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बता रहे हैं। बुलंदशहर में अब तक 23.43% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 24.26% पड़े वोट। तो वहीं गाजियाबाद में अब तक 23.19% तक वोट डाले गए। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। मथुरा की अगर बात की जाए तो मथुरा और बुलंदशहर में सबसे कम वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। लगातार तमाम प्रत्याशियों के साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा कोशिश और कवायद की जा रही थी, मतदान की अपील की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी 12 बजे 12:30 बजे तक का ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, क्या वाकई में मत प्रतिशत में दूसरे चरण में बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। शाम 6 बजे तक का इंतजार। तो लगातार वोटिंग जारी है। हमने देखा किस तरह से पहले चरण में जो मतदान था वो ठंडा रहा काफी ज्यादा। वहीं अब हमने देखा आज सुबह किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या राहुल गांधी हो, सभी दिग्गजों ने जनता से यही अपील की कि घरों से बाहर निकलें और अपना मत अधिकार का प्रयोग करें। और इसी को देखते हुए वोटिंग जो है लगातार जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। लगातार दुनिया के सबसे बड़े देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है 13 राज्यों की 88 सीटों पर। ऐसे में देखना ये होगा कि मत प्रतिशत को लेकर लगातार कोशिश और कवायद जिस तरह से जारी है, क्या उसका असर देखने को मिलता है। अलग अलग सीटों पर मतदान के साथ ही साथ वोटर्स के उत्साह को लेकर भी तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। तो पल पल की कवरेज जो है इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से वोटिंग जो है लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से प्रवीण जुड़ चुके हैं, साथ ही मेरठ से शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बुलंदशहर से वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद फारूक आपका रुख करूंगी। मथुरा की बात की जाए, अब जिस तरह से 12:30 बज चुके हैं, ऐसे में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह से हमने देखा किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे अपने घरों से बाहर। अब किस तरह से हलचल? जी, आपको बता दें कि अभी मथुरा में 11 बजे तक 23.19% मतदान हुआ है। और उसके बाद जो है धूप जरूर है, गर्मी है, लेकिन मैं जिस पोलिंग सेंटर पर खड़ा हुआ हूँ, ये बीएसए पोलिंग सेंटर है और यहाँ पर जो है 12 बूथ बनाए गए। यहाँ पर देखने वाली बात है, अभी भी लोग लगातार चले आ रहे हैं वोट डालने के लिए। इसमें जो है कुछ बूथों पे तो लगातार यहाँ पर वोट जो है पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हो सकता है कि 6 बजे तक मतदान प्रतिशत जो है पिछली बार से ज़्यादा जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी 11 बजे तक 23.19% मतदान हो चुका है। ये हमारे पास जो है 11 बजे तक की रिपोर्ट है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सखी बूथ, आदर्श बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है
काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं और चुनाव आयोग द्वारा भी इसमें काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। और इसको देखते हुए तमाम जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे बराबर जो है बूथों का दौरा कर रहे हैं और तमाम आलाधिकारी जो है साथ में उनके घूम रहे हैं। जी, मोहम्मद फारूक लगातार कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी मथुरा और बुलंदशहर इन दोनों जगहों पर मतदान का प्रतिशत बाकी जिलों के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। जी देखिए, अभी तो जो है जो सुबह के पहले टाइम में 7 बजे से जो मतदान हुआ था उसमें थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन उसके बाद जो जो समय बढ़ा है, सूरज चढ़ा है, उसके बाद जो है मतदान तेज हुआ है। लेकिन हम अभी जिस बूथ पर खड़े हुए हैं यहाँ पे अभी भी लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान होता है और लोग जो है यहाँ पर मतदान करते हैं, तो ये अभी देखने वाली महिला पुरुष और युवा सभी लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, मोहम्मद फारूक बने रहिएगा आप हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रही है? दिन चढ़ रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, मतदान प्रतिशत को लेकर क्या जानकारी है? आपको बता दें, जिस तरीके से तपती गर्मी के बीच भी लोगों में जो वोट डालने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, लोग तो लगातार यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और अपनी पर्ची भी, जिनकी पर्ची घर तक नहीं पहुंची है वोटिंग वोट वाली, उसको वो बनवाकर तो वो वोटिंग बूथ स्थल पर जा रहे हैं। आपको बता दें, अब तक जो गाजियाबाद के जो प्रतिशत वोटिंग मतदान की बात करें तो इसमें जो है लोनी, मुरादनगर, साहिबाद, गाजियाबाद, धौलाना में कुल जो है 23.19% वोटिंग अभी तक 12 बजे तक हुई है। और ताजा इसकी जो अपडेट आगे आने वाली 6 बजे तक बताया जा रहा। पिछले 2019 के चुनावों में 56% टोटल वोटिंग हुई थी, लेकिन जिस तरह इस बार गर्मी में वोटिंग चल रही है, प्रतिशत में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि तपती गर्मी में लोगों को सुबह के टाइम हमने देखा तो यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ थी, वो वोट डाल के चले गए। लेकिन अब दोपहर के 12 बज गए, लेकिन लोगों की भीड़ अभी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों को सूचना दी जा रही है, अपील की जा रही है कि वोट का जो मतदान करें, अपने लोकतांत्रिक में पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि ऐसे में प्रशासन भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत वोट हो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जागरूक जिस तरीके से वो किया जा रहा है, लोग बूथ स्थल पे पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। हम बता दें आपको, जिस बूथ पे हम इस समय खड़े हैं गाजियाबाद के लीलावती स्कूल में ये बूथ बनाया गया है। यहाँ लोगों के लिए सुविधा भी दी गई है, टेंटिंग व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग जो है अभी दूर से आ रहे हैं, किसी की पर्ची नहीं पहुंची है, आ रहे हैं धीरे धीरे अपनी वोटिंग को डाल रहे हैं। प्रवीण, जिस तरह से गर्मी भी बढ़ रही है, 12:30 के करीब जो है समय हो गया, क्या माना जाए सुबह जो है मतदान प्रतिशत एक पल के लिए, क्योंकि ठंडा होता है, लोग ज्यादा जो है संख्या में अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अब क्योंकि बिल्कुल दिन का वक्त है, क्या माना जाए अभी यहाँ पर थोड़ा थमता हुआ दिखेगा और इसके बाद जैसे जैसे दिन ढलेगा तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा? जी, आपको बता दें, जैसे कि गाजियाबाद का टेम्परेचर आज 33 डिग्री सेल्सियस होने वाला है और लगातार टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह के तापमान जैसे 6 बजे से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जो वोटर थे जिनको कहीं बाहर भी जाना था, काम से भी जाना था, बुजुर्ग हैं, महिला है, जो कि खासकर बीमार भी हैं, वो सुबह के टाइम अपना घर से निकले और वोट करके चले गए। और फिलहाल अभी जो है युवाओं में तो जोश देखा जा रहा है, क्योंकि युवा अपने घर से निकल चुके हैं, दोपहर का उनके टेम्परेचर से नहीं, वो देश के लिए वोट करने अपनी भागीदारी निभा रहे, क्योंकि इस बार तो 94 करोड़ युवा मतदाता। ठीक है, आपको रोकूंगी यहाँ पर प्रवीण। बड़ी खबर बता दें, बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान केंद्र के बाहर लात घूसे चले हैं, विवाद यहां पर देखने को मिला है। मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद लात घूसे चले, बाइक टकराने को लेकर यह विवाद हुआ। तो ये बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। डीएवी डिग्री कॉलेज के गेट पर दो पक्षों में यहां पर विवाद हो गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर डीएवी डिग्री कॉलेज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान केंद्र के बाहर जमकर लात घूसे चले, दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर लात घूसे चले। मतदान केंद्र के बाहर बाइक टकराने को लेकर यह विवाद हुआ। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से मामूली बात पर यहाँ पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक टकराने को लेकर यहाँ पर आपस में भिड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ मतदान केंद्र
पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं गहमा गहमी के बीच में और मौसम की गर्मी के बीच में यहां पर सियासी और लोगों के बीच भी इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। साफ तौर पर देख सकते हैं कि मामूली बात को लेकर किस तरह से यहां पर झड़प, लात घूंसे और विवाद देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक तरफ जहां वोटिंग जो है लगातार जारी है, वहीं बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई है जहां एक मतदान केंद्र के बाहर दो पक्षों में विवाद हो गया। बाइक टकराने को लेकर यह विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डीएवी डिग्री कॉलेज के गेट की तस्वीरें हैं जिसके बाहर यह हादसा हुआ। मतदान केंद्र से बाहर निकलते हुए लोगों के बीच ये झड़प, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जैसे ये विवाद हुआ उसके बाद वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई दोनों पक्षों को जो है अलग करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, तो एक तरफ ये विवाद देखने को मिला है बुलंदशहर में और इसी बीच मतदान प्रतिशत को लेकर फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर से तस्वीरें मतदान केंद्र के बाहर, डीएवी कॉलेज के बाहर आपस में दो गुटों में हुई बहस, बाइक खड़ी करने को लेकर हुई थी बहस। तो लगातार चुनाव आयोग के द्वारा तमाम इंतजाम किए जाते हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग से काफी दूर तक गाड़ियों को रोका जाता है, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। बुलंदशहर से ये तस्वीरें आपसी विवाद की, आपस में लात घूंसे विवाद के बाद देखने को मिले हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बुलंदशहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मतदान केंद्र के बाहर जो है दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे चले। और दूसरी तरफ जो है मतदान जो है लगातार जारी है। बुलंदशहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार 2024 के महासंग्राम चुनावी रण को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है। In the queue and also cheerfully saying, "Oh, you are here, come vote." So it's nice to see so many early morning coming here to cast the vote, and I want as many people from South Bengaluru to come out and cast their vote. I think it's clear people want stable government, they want good policies, progress and development, and for that sake today people are coming out and they do want to see Prime Minister Modi continuing his tenure. संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा। ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। मतदाताओं से अपील करता हूं अपने घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाकर तीसरी बार माननीय मोदी जी को देश की कमान सौंपे, विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। वोट है और मुझे तो लगता है कि इस बार जिस तरीके से देश वोट कर रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर तो हमारे जो कैंडिडेट हैं दुष्यंत सिंह जी, उनको अच्छा समर्थन है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। आप किसको बाहरी कहते हैं? मुझे नहीं तो वो इनकी उन लोगों की बात समझ में ही नहीं आई। अब यहाँ के कितने ही लोग हैं, सब बृहद लोग हैं जो जिनके बच्चे यहाँ से 10th करके अमेरिका चले जाते हैं, फिर वो वहीं रह जाते हैं, वहाँ से नहीं आते, तो क्या वो बाहरी हो जाते हैं? उन बच्चों को वो बाहरी नहीं कहते। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बढ़ा, मेरी परवरिश यहाँ हुई, मैंने स्टडीज़ यहाँ से की, तो मैं बाहरी कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता ये बात। पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है।
आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे, सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। बस यही कहना चाहूंगी, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। भागलपुर में तो है ही, जहां और भी कहीं वोटिंग हो रही है, मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा एज एन अवेयर सिटीजन, बाहर निकलिए, वोट करिए, बिकॉज योर वोट इज प्रेशियस। यहाँ के लिए यही कहूंगी कि भागलपुर की जनता जीत। देखो, आज ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे हम हर साल होली दिवाली मनाते हैं, ये उससे भी बड़ा पर्व ये देश के लिए है। अपने भारत को हमको कैसा बनाना है, अपने भारत की जनता, हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां कैसी रहें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अपने नौजवान साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से और अमरोहा के तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, इस बार जो आप वोट डालने जाएं तो अपनी वोट डालें, अपने परिवार की वोट डलवाएं और आस पड़ोस की वोट डलवाएं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता से और भाई बहनों से, बहुत जरूरी है। इस वोट की कीमत बहुत है, एक एक वोट की कीमत बहुत है, तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, देश मतलब वो क्या करें ना, अपने लिए ये जरूर वोट डालें। बहुत अच्छा टर्नआउट हमारे यहाँ होगा और रुझान क्लियर है। जनता जो है देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जो पहले ये था ना एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। तो लगातार जिस तरह से 2024 का महासंग्राम चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लगातार हो रहा है। हमारे साथ मेरठ से संवाददाता सादिक खान और साथ ही साथ गाजियाबाद से प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं। जी सादिक, मेरठ की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को लेकर अरुण गोविल पर निशाना साधा जा रहा है, सबसे पहले तो स्थिति क्या है, परसेंटेज अभी तक क्या है और इसके बाद क्या कुछ रुझान दिखाई दे रहा है? Your call has been... जी सादी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो सादी के पास एक बार फिर से हम चलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण भी लगातार बने हुए हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की स्थिति की बात करें तो आपसे तमाम जानकारी हम ले रहे थे, ताजा अपडेट परसेंटेज को लेकर। जनरल वीके सिंह का टिकट काटने के बाद जिस तरह से अतुल गर्ग मैदान में है, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और टक्कर किस तरह की देखने को मिल रही है? जी प्रियंका, दरअसल आपको बता दें कि आज 26 अप्रैल को यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी के जो 8 सीटों पे ये चुनाव चल रहा है। आपको बता दें गाजियाबाद की सीट की अगर बात करें तो यहाँ ये गाजियाबाद की सीट जो हॉट सीट मानी जाती है बीजेपी की, और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, जो कि आज तक सिर्फ कांग्रेस ने 2004 में एक बार इसका बीजेपी का किला भेजा था, और लेकिन उसके बाद से लगातार 3 बार बीजेपी के सांसद बने। 2009 में जो राजनाथ सिंह थे, फिर उसके बाद जनरल वीके सिंह को, फिर 2019 में जनरल वीके सिंह को जनता ने भारी मतों से जिताया था। लेकिन इस बार जो है मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। लेकिन अगर मौजूदा प्रत्याशी की बात की जाए, जनता के बीच में उनकी काफी लोकप्रियता तो नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से उनका गाजियाबाद में वो विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से दौलाना में जब वो प्रचार के लिए गए, जो कि हापुड़ और गाजियाबाद की लोकसभा के क्षेत्र में आता है, वहाँ आपको बता दें ठाकुर समाज के यहाँ 4.5 लाख वोटर हैं जिन्होंने अतुल गर्ग का विरोध किया था। और जो
जो पूर्व जो सांसद थे ये विधायक डॉक्टर जनरल वीके सिंह का, उनके लिए उन्होंने टिकट की मांग की थी। तो देखा जा सकता है कि इस बार जो है गाजियाबाद की जो राजनीति में कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ठाकुर समाज ने इसका विरोध किया था अतुल गर्ग का, और अपने ठाकुर समाज की नाराजगी को देखते हुए लगातार जो अतुल गर्ग जब क्षेत्र में जा रहे थे उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हो सकता है कि इस बार जो है कुछ न कुछ समीकरण बदलते दिखाई दे, और 2019 की जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा की प्रत्याशी थी डोली शर्मा, वो पिछले चुनावों में तीसरे पायदान पे थी, और इस बार वो कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है। और बीएसपी के उम्मीदवार जो कि बीएसपी अपने अकेले दम से लड़ रही है, उनके बारे में आपको बता दें, जो नंद किशोर कुंडीर है, 20 साल उन्होंने भाजपा में रह चुके हैं। जब उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो नंद किशोर कुंडीर ने बसपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद बसपा ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया, और वो पूर्ण रूप से 21 अप्रैल को मायावती उनके समर्थन में उन्होंने रैली भी की थी। उन्होंने बसपा पार्टी का कहना ये है कि जिस तरीके से ठाकुर समाजों ने बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध किया, तो इस बार ठाकुर समाज बसपा के प्रत्याशी को वोट करेगा, और कहीं न कहीं आपकी बार बीजेपी का गढ़ के किले को भेदने का काम करेगा। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आपने कहा कि गाजियाबाद जो है बीजेपी का गढ़ रहा है, इससे पहले जो जनरल वीके सिंह है 2 बार गाजियाबाद से जीत दर्ज करा चुके हैं। अब की बार हालांकि टिकट कटा, लेकिन टिकट कटने की वजह से ठाकुर समाज जो है वो थोड़ा नाराज था। हालांकि मनाने के लिए पीएम मोदी ने रैली की, एक तरफ पीएम मोदी की रैली, दूसरी तरफ मायावती की रैली, तीसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके पास आएंगे, एक बार सादिक का रुख करेंगे। सादिक हमारे साथ बने हुए हैं, सादिक मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, अगर बात की जाए मेरठ की, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना वोट प्रतिशत अभी तक हो चुका है और कैसी हलचल अब देखने को मिल रही है, क्योंकि दिन जो है 1 बजने के करीब पहुंच चुका है, और अब कितनी हलचल लोगों में कैसा उत्साह? बिल्कुल, जिस तरह से मेरठ की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक मेरठ में 11.67% मतदान हो चुका था। अब कुछ ही देर में नए जो मतदान की अपडेट है वो आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भीषण गर्मी के बाद कहीं ना कहीं मतदाता वोट डालने के लिए भी पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं। अभी हमने जो भाजपा का गढ़ कहा जाने वाला बुढ़ाना गेट पर हम मौजूद थे, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वोट डाला था, तो उस बूथ पर सिर्फ 7 या 8 लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे थे। अगर बात की जाए मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र की, तो मेरठ में सुबह से ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी मतदान जो है पूरी तरह से जिस तरह से मतदान होना चाहिए था, जिस तरह से लगातार अपील हो रही थी कि आप अपने घरों से निकलें, तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह भी कही जा सकती है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा उसके बाद माना जा रहा है कि शायद परसेंटेज मेरिट में और बढ़ेगा। जी रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया सादिक की अभी फिलहाल जो है मतदान प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे दिन जो है आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उम्मीद यही करेंगे कि जैसे जैसे धूप और जो है दूर जाए वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। जी बिल्कुल, और लगातार अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे साथ सादिक खान मेरठ से लगातार बने हुए हैं, प्रवीण गाजियाबाद से बने, इसी बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आशीष मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और इसी के साथ ही साथ केसी जैन जी बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आशीष जी, क्या लगता है आपको मतदान प्रतिशत को लेकर जिस तरह से चिंता जाहिर की जा रही है, आपके लिए कितनी बड़ी चिंता? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो घरों से बाहर निकले और अपने जो भी उनके मन में है उसे मतदान के रूप में रखें, क्योंकि आप राजनेताओं की जिम्मेदारी तय करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप मतदान करें। और साथ में हमारे केसी जैन भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा सिफारिश कीजिए, लोग से घर से बाहर निकले और 10 वर्षों तक लगातार आपने भी जनता की सेवा की है। आप अपनी बातों को रखें लोगों के सामने, आप भी सिफारिश गुजारिश करें। और हम भी चाहते हैं कि लोग बाहर आए, लेकिन ये जो उदासीनता है ये कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जी केसी जैन जी, जो आज जनता जो मतदान करेगी उससे उनके आने वाले 5 वर्षों का एक नीतियां बनाई जाएंगी कि किस प्रकार से होगा। और सबसे बड़ी चीज बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ गाँव में देख रहा हूँ और आप लोगों के टेलीविजन के माध्यम से पता चल रहा है, पूरे के पूरे गाँव वाले
चुनाव से बहिष्कार कर रहे हैं, ये बहुत घातक है। ये सब नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी जगह पे अब हिंगोली की बात है। जी बिल्कुल आशीष जी, चिंता का विषय है और यही वजह है कि बार बार बहुत बड़ा है ये। क्योंकि देखिए, ये हर एक समाज के, राजनेताओं के और खुद के वो अपने आप को विरोध में खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कि अगर उनको कोई शिकायत है तो उनके पास सत्ता बदलने के लिए मौका है, और अगर काम किया गया है तो सत्ता पक्ष के लिए मतदान करने के लिए मौका है। क्योंकि हम राजनेताओं का आकलन जो होता है वो मतदान के रूप में ही होता है, और ये जनता को ही तय करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अपील तो बार बार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों दोनों ही तरफ से कमी हो गई कि तमाम जो वोटर्स हैं वो आज के दिन नाराज नजर आ रहे हैं। केसी जैन जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, क्या लग रहा है आपको मत प्रतिशत को लेकर जिस तरह से चिंता जाहिर की जा रही है? आशीष जी का साफ तौर से कहना है कि 10 साल आप सरकार में रहे हैं और बुलंदशहर से जिस तरह से पूरे के पूरे गाँव मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी, और अब ये जो स्थिति आ रही है इसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ जगहों पे इस तरीके की स्थितियां हर एक चुनाव में देखी जाती है कि कहीं कहीं पे इस तरीके की स्थितियां देखी जाती है, लेकिन हमें अभी पूरी उम्मीद है। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी भरकस प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट पोल हो, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये प्रयास किया और संघ ने भी पूरा प्रयास किया। संघ की तरफ से कई बार इस तरीके की चीजें जारी की गई कि बिना किसी भेदभाव के कोशिश ये करनी है कि 100% मतदान हो। इस प्रयास में अगर हम रहेंगे तो बिल्कुल 80-90% तक हम मतदान ले जा सकते हैं, जब हमारा प्रयास 100% मतदान का होगा। अरे केसी जैन जी, पार्टी अभी तो 50-55 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है। आप 80% की बात कर रहे हैं। बात हो रही है, प्रयास की बात हो रही है कि जब हम लक्ष्य 100% का लेके चलेंगे तो जो है 70-80% तक सब पहुंचते हैं। और जो वोट का प्रतिशत तो लगभग चल रहा है, यही लगभग पिछली बार भी ऐसा ही प्रतिशत था। नहीं, लेकिन केसी जैन जी, आप 80% की बात कर रहे हैं। केसी जैन जी सुनिएगा, आप 80% की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे पहुंचेगा जब बुलंदशहर में पूरे के पूरे गांव, और ऐसा तो है नहीं कि आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते नहीं होंगे या आपसे छूट गएगा? नहीं, हम ये बात कह रहे हैं, चुनाव आयोग भी इस चीज के लिए प्रयासरत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस चीज को लेकर प्रयासरत है, और बाकी जो राजनीतिक दल है वो तो प्रयासरत ही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। लेकिन चुनाव आयोग ने भी पूरी कमान संभाल रखी है, साथ ही साथ जो समाज सेवी संगठन है उन्होंने प्रयास कर रखा है, और संघ ने भी पूरा प्रयास कर रखा है अपना कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हम ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन पहले चरण में भी ऐसा देखने को कुछ खास नहीं मिला ना। जनता को रिझाने में जो तमाम राजनीतिक दल है वो कामयाब नहीं दिखे। पहले चरण की अगर हम मतदान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 सीटों में मतदान था, 60% से ज्यादा जो है आंकड़ा पहुंच नहीं पाया। केसी जैन जी, हाँ, लेकिन आप देखिए कि जो दोपहर में जो मतदान होता है हर बार गिर जाता है मतदान, और भयंकर धूप है, बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, 40 के ऊपर पारा है। ऐसे में अभी कम दिख रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अभी मतदान प्रतिशत जो है वो 65 के आसपास पहुंचेगा लास्ट तक 5 बजे तक, और शाम को जो वोटिंग प्रतिशत एकदम से बढ़ता है, एकदम से जंप करता है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, पहले चरण में भी, कि जिस प्रकार से 9 बजे तक का जो वोट का प्रतिशत आया, फिर 11 बजे तक का आया, वो डाउन था। लेकिन बात का केसी जैन जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ मेरठ और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, धरातल पर जान लेते हैं कि क्या कुछ देख पा रहे हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की अगर बात करें तो मत प्रतिशत को लेकर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, चिंता बार बार जाहिर की जा रही है, कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन नतीजा अभी तक देखने को नहीं आया है। क्या लग रहा है आपको, गाजियाबाद में पिछले यानी 2019 के मुकाबले इस बार कितना बदलाव नजर आएगा? क्या वोट प्रतिशत गिरेगा या बढ़ सकता है? इनका आपको बता दें, जिस तरीके से पिछले 2019 के चुनाव में 8 सीटों पे जो चुनाव हुआ था उसमें से 7 सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी और एक सीट पे बसपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। और जिस तरीके से आज टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रतिशत में अभी 12 बजे तक कुल 23% का प्रतिशत मतदान हुआ। ऐसे में देखा जाए तो इस बार पिछले 2019 में 56% मतदान हुआ था, और आज जिस तरीके से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। फिलहाल जो सुबह से 11 बजे से लाइन में लगे हुए हैं वही लाइन में लग के अपना वोट डालना है। फिलहाल जो नए वोटर आ रहे हैं वो धीरे धीरे सुबह के मुकाबले
कम आ रहे हैं और अपने वोटिंग का अपना वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि शाम के 6 बजे तक जब ये वोटिंग हो तो पिछले 2019 चुनाव के मुकाबले इस बार का वोट प्रतिशत कम हो सकता है, क्योंकि इस बार गर्मी ज्यादा है और लोगों में ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से गाजियाबाद के बीजेपी के जो प्रत्याशी है जब वो ढोलाना में गए थे तो उनका विरोध हुआ था, तो उन्होंने उसको भी देखते हुए हो सकता है कि अपना बीजेपी के लिए गाजियाबाद सीट से मुसीबत बन जाए, परेशानी बन जाए, क्योंकि प्रतिशत अगर वोट कम होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि लगातार 1991 से जब से राम आंदोलन हुआ था आज 2024 चल रहा, लगातार यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी जीता। पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद में रहते हैं और उन्हीं के बिल्कुल प्रवीण, काफी यहाँ सेफ पर- सीट से गाजियाबाद को भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है। हालांकि अब जो है, जिस तरह से आपने भी कहा, मौजूदा प्रत्याशी जो है अतुल गर्ग, उनका कुछ विरोध सामने आ रहा है। उनका प्रत्याशी, उनका जो प्रत्याशी है अतुल गर्ग, उनका कुछ कार्यकर्ता और कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि आज गाजियाबाद की जनता जो है किसके पक्ष में मतदान करती है, और उम्मीद यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रवीण, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं सादिक का, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सादिक, अगर बात की जाए मेरठ की, जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति की बात करें, क्योंकि दिन काफी ज्यादा हो चुका है, तकरीबन जो है 1 बजने वाले हैं, कैसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है? जनता का किस तरह से रुझान, कितनी तादाद में जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि दिन जो है काफी ज्यादा हो गया है, दोपहर हो गई है, गर्मी भी ज्यादा हो गई है, जनता के बीच कैसी स्थिति? जैसे जैसे धूप का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी तरह से मतदाताओं का टेम्परेचर मेरठ में डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक मतदाता पूरी तरह से जिस तरह से निकलने चाहिए तो वैसे बूथ पर नजर नहीं आ रहे। अगर हमने अभी भी 3-4 बूथों का निरीक्षण किया, खुद जाकर उनका जायजा लिया, तो मतदाता बिल्कुल कम संख्या में 5, 7, 8 की संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का भी साफ तौर पर यहाँ असर नजर आ रहा है। तो वही जो प्रत्याशी जो पार्टियों ने उतारे हैं, कहीं ना कहीं उनको देखते हुए भी विरोध की जो पहले से लगातार यहाँ बातें चलती आ रही थी मेरठ में, आसपास के क्षेत्रों में, तो उसका भी असर यहाँ अभी नजर आ रहा है। लेकिन अभी शाम दूर है, अब शाम जैसे जैसे मौसम सही होता जाएगा वैसे वैसे शायद मतदाता अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे बूथ पर। तो साफ तौर पर जिस तरह से अभी गर्मी है तो उसके लिहाज से अभी मतदाता कम नजर आ रहे हैं। तो वही बात करें अगर प्रत्याशी की, मेरठ से भाजपा ने अरुण गोविल को, जो रामायण के राम का किरदार निभाने वाले हैं, उन्हें उतारा है। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्षी पार्टियां हों या जो और अन्य स्थानीय लोग हो, उन्हें बाहरी होने का उन्हें लगातार यहाँ खिताब दिया जा रहा है। तो आज भी जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी और दूसरी जगह से लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता। अरुण गोविल मेरठ के ही रहने वाले हैं, वो बाहरी नहीं है। तो आशीष मिश्रा जी भी हमारे, असर ठीक है सादिक, आपके पास आते हैं। आशीष मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं कि लोकसभा प्रत्याशी में ऐसा कुछ नहीं होता। जी आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरुण गोविल जी की जिस दिन उम्मीदवारी जाहिर हुई थी उसी दिन मैंने ट्वीट किया था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राजनीति में खुदा कर उनके पूरे चरित्र को मैला करने का काम कर रही है, और वो हुआ भी वही। आपने देखा होगा चित्र। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अभी जैसे देखिए हमारे केसी भाई है, एक समझने वाली बात है कि जो जनता से जुड़ा है, जो राजनीति को समझता है, जो मुद्दों को उठाता है, एक दूसरे की भावनाएं समझता है और जानता है कि जनता को किन चीजों की आवश्यकता होती है और राजनीति क्यों की जाती है, ये मूलभूत चीजें राजनेता जानते हैं। अब ये नेता कब से जानने लग गए? क्यों सुनील दत्त का उदाहरण आप भूल गए क्या? हाँ, मैं उससे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सुनील दत्त को जब फील्ड में लेके आया गया था तो सुनील दत्त का अपने नर्गिस फाउंडेशन के नाम से आपने काम देखा था कभी? वो सबसे नहीं, वो उसने उत्तर अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ये सब ऐसे हैं जो राजनीतिक करियर में सक्सेस है, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को आप सक्सेस मानती हो? मुझे जनता उन्हें चुनकर भेज रही है ना। 2014 में भले वो हार गई थी, 19 में तो जनता ने जिताया उन्हें। भले नहीं हारी थी, 1.5 लाख वोट से हारी थी, भले नहीं हारी थी वो। केसी जैन जी 1.5 लाख वोट से हारी थी वो, और जो 55,000 वोट से जब उन्होंने हराया उसकी सराहना हुई, लेकिन 1.5 लाख वोट तक खुद आती है, उसकी बात नहीं होती है। और खैर,
आप देखिए तमाम सारी फिल्मी हस्तियों को कांग्रेस से आपने अभी भी देखिए 2-3 नाम बताए, वो चाहे सुनील दत्त रहे हो, चाहे अमिताभ बच्चन रहे हो, और आप देखिए समाजवादी पार्टी में भी देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी लाइन ही लगा दी थी, दिखाया गया था फिल्म गैस का बाटला फिल्मी सितारों की, तो समाजवादी पार्टी ने तो सारी लाइन ही लगा दी। भारतीय जनता पार्टी और आपको याद होगा कि जब ये आलू कोई कांदा ये सब पहन के प्रदर्शन करते थे, 13 रुपया कमल का बटन दबाओ, 13 रुपया किलो से चीनी मिलना चालू होगा। ये होता है झूठ। हम भी अभी चुनाव में जाने वाले हैं बेटी, जाएंगे वहां की जनता से पूछेंगे कि भाई हमको भी दिवाली में जरूरत पड़ेगी। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इस बार पहली बात तो ये है कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गैस सिलेंडर, और आप देखिए कि मात्र 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ला पाती है। ये 400 प्लस सीटों में, तो ये नहीं होना चाहिए। और अभी इसके पहले चुनाव में आशीष जी एक मिनट आती हूँ आपके पास में। जी केसी जैन जी अपनी बात पूरी करें। देखिए अभी इसके पहले जो 2022 के इलेक्शन हुए, मात्र अभी 2 साल पहले विधानसभा के चुनाव इसी उत्तर प्रदेश में ही, तो कांग्रेस को मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली। प्रियंका जी ने पूरी कमान संभाल रखी थी। और उसके पहले आप देखिए जब 2019 के चुनाव थे, जब समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, सारी की सारी पार्टियां एक तरीके से राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को लड़ा रहे थे। उसके बाद में भी राहुल गांधी जी हार गए हो तो कहो कि वायनाड से दूसरा नामांकन कर रखा था, 2-2 सीटों से इनका था, इसलिए वायनाड से जीत गया तो सांसद भी बन गया। आशीष जी आप अपनी बात रखिएगा। और देखिए सोनिया गांधी जी अब राज्यसभा चली गई, वर्तमान में है क्या कांग्रेस के पास में? कांग्रेस के पास वर्तमान में क्या है? 2022 में मात्र 2 सीटें आप जीतते। अरे केसी जैन जी, लेकिन रायबरेली से उतर रही है प्रियंका गांधी। तय हो चुका है। हिंदू मुस्लिम करने का खेल इन्होंने खेला है। देश की जनता देख के ना तो उसका पूरा कंसंट्रेशन एक ही सीट पे है, इस चीज को लेकर कि किस व्यक्ति को हमने चुन के दिया था, जीत पाए थे, तो कभी ये सीट हम बचा ले, मुझे न किसी ने भेजा है, बचने वाली नहीं है। आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कोविड काल में सबने देख लिया, बहती हुई गंगा से पटी हुई लाशें, ये देखने को कोविड काल में आपने भ्रम फैलाया, दूषित करने का काम किया। आपने क्या किया कोविड में? और क्या हो सकता था? नरेंद्र मोदी जी कोविड काल में और क्या हो सकता था? राशन मुक्त किया गया, वैक्सीनेशन हुआ, जुड़े हुए जो। अरे लेकिन आशीष मिश्रा जी, आप कोविड काल की बात कर रहे हैं, आपने तो वैक्सीन से लेकर किसी चीज पर सवाल उठाने से आप पीछे नहीं हटे। आपने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन तक बता डाला, जिसके सहारे आज इतने करोड़ों लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं। उसका जवाब दे रहा हूँ। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ में नरेंद्र मोदी जी का क्या साठगांठ था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड ने दिखा दिया। तो चंदे तो मिले ना। अच्छा तो विपक्षी पार्टियों का आपको नहीं मिला चंदा? सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, हम तो कह रहे हैं ना, श्वेत पत्र जाहिर करो, 150 करोड़ रुपए। आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि खत्म कर दो इलेक्टोरल बॉन्ड, और 2014 के पहले जिस तरह से चंदा आता था ना पता था कहाँ से आता है, वही हो जाए, ताकि ना कोई हिसाब मिले ना कोई सवाल जवाब हो। आप तो ये भी कह रहे हैं ना। 10 साल आप शासन काल में थे, जैसे इतनी जांच बैठा है, उसके लिए भी एक कमेटी की बातें करेंगे। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में, मुद्दे पर आते हैं एक बार फिर से, क्योंकि लगातार महासंग्राम चल रहा है, वोटिंग चल रही है अलग अलग जगहों पर, तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। सादिक, लगातार जिस तरह से वोट प्रतिशत को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को लेकर भी बात हो रही है, अरुण गोविल पर बार बार निशाना साधा जा रहा है, और उन्होंने खुद बयान देकर इस बात को साफ भी किया है, लेकिन स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है मेरठ में? जी ये बिल्कुल, जिस तरह से स्थिति साफ है, जिस तरह से लगातार राजेंद्र अग्रवाल 3 बार के सांसद रहे, जो 15 साल तक जिन्हें जनता ने चुनकर संसद में भेजा, तो स्थानीय नेता थे। लेकिन अगर अरुण गोविल की बात की जाए, वो हम भी इस बात मानते हैं, चलो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से किसी ने अरुण गोविल का चेहरा मेरठ में नहीं देखा। अब भाजपा ने जितने बड़े नेताओं के टिकट यहाँ पर काटकर अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया, तो पूरी तरह से जो भाजपा की पूरी टीम है यहाँ पर उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कसक जरूर है कि स्थानीय प्रत्याशी यहाँ होता तो
बेहतर होता, उसका भी असर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा के बड़े नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परसेंटेज जैसे जैसे शाम बढ़ेगी परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। जी रिया। जी बिल्कुल सादिक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इशारा इस बात है कि राजेंद्र अग्रवाल को याद करते हुए नजर आ रहे बीजेपी के कार्यकर्ता। फिलहाल आप सभी के पास अब वापस आएंगे, लगातार ताजा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे और पल पल की जानकारी इंडिया वॉइस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।